Hello students, welcome back again. I am Shekhar Prajapati. How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Studying well. As you are in board, you are in the class which is the board class high school. So you must study according to your level. As we already discussed about the topic that is the rise of nationalism in Europe, which is of 10th class history. We have discussed about the reasons and the nationalism in Europe, the beginning of the nationalism in Europe. We have already discussed. Now we are going to discuss about both the unification of Germany and Italy. The unification of Germany and Italy. We will discuss about it today. But the unification of Germany and Italy, as I have told you already, when was the Treaty of Vienna? When was the Treaty of Vienna took place? Various of the kingdoms was given to various of the states or various of the countries. अगर किसी कंट्री को कोई किंगडम दिया गया है तो वो किसी कंट्री से तो लिया गया होगा. इसी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था. What was the example that I gave about it? I gave you the example of Poland. I gave you one example that was of the Poland. पोलैंड को कई सारे किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया था. ऑस्ट्रियन वहां पर क्या था? ऑस्ट्रियन वहां पर इन्फ्लुएंस था. रशियन डोमिनेशन में थे. उन लोगों ने उसे डिवाइड किया. वहां के लोगों ने एक साथ नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए क्या कई सारे रोमांटिक क्या आर्टिस्ट ने वर्क किया बहुत सारा. ऐसे करके वो क्या हुआ, वहां पर नेशनलिज्म का एक लहर तोड़ गई. ठीक है. इसी के रिगार्डिंग क्या है, सेम एस्पेक्ट में हम लोग आज चर्चा करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. व्हाट वाज द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी? न्यूली emerged middle class in Germany tried to unite several German states, kingdoms suppressed by monarchies and large landowners in 1848. In 1848, as it is also called what? It is also called the age of revolution, the year of revolution, revolts. जो नई मिडिल क्लास उभरकर सामने आई थी उसके 831 कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स थे. जब मैंने आपको लास्ट बताया था क्या रिवोल्ट्स के बारे में, तो इसमें लोगों ने डिसाइड किया था कि हम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जाएंगे और हम डिमांड करेंगे कि हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहिए. तो अब यहाँ की जो मिडिल क्लास थी, न्यूली एमर्ज्ड मिडिल क्लास थी, उसने कोशिश की कि हम जो यूनाइटेड हमारे स्टेट्स हैं, जर्मन स्टेट से, जर्मन किंगडम से जो अलग अलग मोनार्कीज और अलग अलग किसके अलग अलग लार्ज लैंड ओनर से क्या हो रहे हैं, जो वहां पर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सप्रेस्ड किया हुआ है उन्होंने. 1848 में उन्होंने कोशिश की हम इसे क्या कर दें, यूनिफाइड कर दें, एक साथ मिला. ठीक. इसके बाद क्या, प्रूसिया अ जर्मन किंगडम टू लीडरशिप took leadership in united various German states. Otto von Bismarck, the chief minister of Prussia, aimed unification. अब क्या हुआ बेटा, इसके बाद क्या हुआ, मैंने बताया आप लोगों को कि अलग अलग किंगडम से अलग अलग स्टेट्स, एक कंट्री को कई सारे कंट्रीज में डिवाइड किया गया. किसी कंट्री के किसी भाग को किसी को दे दिया, किसी के किसी भाग को किसी से ले लिया. अब पर्शिया जो अंडर जर्मन स्टेट आता था, एक जर्मन स्टेट था पर्शिया, उसका जो चीफ मिनिस्टर था वो कौन था? ओटो वॉन बिस्मार्क. इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम किया कि ये क्या करें, पर्शिया, मिनिस्टर ऑफ पर्शिया एम यूनिफिकेशन. इन्होंने क्या, इनका भी एम था कि यूनिफाइड कर दें पूरे के पूरे जर्मन. और इसके लिए इन्होंने बहुत कई बार हेल्प की, किसकी? इटली. ठीक है. इसके बाद क्या था, स्प्रेड ओवर 7 years रशियन आर्मी विद द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रियन, फ्रेंच एंड डेनिश आर्मीज fought 3 wars and successfully incorporated all German states और kingdoms. अब क्या हुआ बेटा,
स्प्रेड ओवर 7 years, लगभग ये 7 वर्षों तक चला, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, पर्सिया की जो आर्मी थी, जो प्रशियन आर्मी थी, उसने किसके साथ मिलकर, ऑस्ट्रियन आर्मी, फ्रेंच आर्मी, डेनिश आर्मी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। कितने वर्षों तक, 3 वर्षों। किन से लड़ी, जो मोनार्क्स थे, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, उनसे इन्होंने लड़ाई लड़ी। किस लिए लड़ी, टू गेट द जर्मनी यूनिफाइड, जर्मनी को यूनिफाइड करने के लिए। अब एक व्यक्ति जो कहीं पर क्या कर रहा है बेटा, रूल कर रहा है, he or she will not easily give his territory, वो आसानी से तो अपनी टेरिटरी नहीं देगा। अब उस टेरिटरी को देने के लिए कई सारे लोगों ने विरोध किया, जो अलग अलग मोनार्क थे या लार्ज लैंड ओनर्स थे, उन्होंने इनका क्या किया बेटा, विरोध किया। और मैंने आपको बताया, जो सामंत होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, इनका किसी एक जगह पर बहुत अच्छा दबदबा होता है, तो इन्हें हराने के लिए या इनसे पार पाने के लिए इट इज नॉट इजी फॉर अ सिंगल आर्मी, किसी एक सिंगल आर्मी के लिए इतना आसान नहीं होता बेटा। उसे आसान बनाया, कैसे बनाया कि उसमें एक ग्रुप, एक अलायंस आ गई, एक संधि आ गई या एक कॉन्फेडरेशन आ गई। इन लोगों ने कंफ्राइड किया एक दूसरे को, और ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज जब एक साथ मिल गए, तब इन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड, इन्हें हराया। और यहाँ पर सक्सेसफुली इनकॉर्पोरेटेड मींस पूरी तरह से ला दिया एक संधि में, इसको जर्मन स्टेट्स और किंगडम्स को, इन्हें एक तरह से पूरी पूरी जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद 1871 में विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ जर्मनी एट द प्लेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स मैंने आपको बेटा, जब मैंने बताया था आपको, व्हेन आई टुक द लेक्चर ऑफ व्हाट फ्रॉम वेयर द बर्बन डायनेस्टी केम इन द फ्रेंच, मैंने आपको बताया था कि बर्बन डायनेस्टी से पहले फ्रांस में कौन रूल करते थे, द हाउस ऑफ या पैलेस ऑफ वर्साइल। क्या नाम था उसका, द पैलेस ऑफ वर्साइल, द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, पैलेस ऑफ वर्साइल्स रूल करता था। पैलेस ऑफ वर्साइल्स क्या था, इट वॉज एन रॉयल, इट वॉज अ रॉयल हाउस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक रॉयल हाउस था जो उस समय वहां पर रूल करता था। तो अभी तक कौन रूल कर रहा था, जो यूनिफाइड जर्मनी था, यूनिफाइड जर्मनी में कौन 1871 तक रूल कर रहा था, पैलेस ऑफ वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल। इसकी जगह पर इसे विलियम फर्स्ट वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ यूनिफाइड जर्मनी। अब वहां पर क्या हुआ बेटा, जब यूनिफाइड जर्मनी में एम्परर किसे बना दिया गया, विलियम फर्स्ट को, तो उसने कई सारे स्टेप्स लिए टू डेवलप और टू रिफॉर्म जर्मनी। अब वो बेटा रिफॉर्म्स क्या क्या थे, मैनी रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड, कई सारे रिफॉर्म्स वहां पर शुरू किए गए। पहला वो सेक्टर कौन कौन से थे जहां पर ये रिफॉर्म्स आए, फर्स्ट वाज बैंकिंग, देन करेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियरी। जुडिशियरी से आपको पता चला होगा बेटा क्या हुआ होगा, वहां पर जर्मनी में जुडिशियरी एज इट वाज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो जुडिशियरी वाज व्हाट, इट वाज डिवाइडेड, वेरियस फंक्शंस एंड वेरियस स्टेट्स वर व्हाट, वेरियस स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द जर्मनी टू व्हाट, टू गिव द स्ट्रेंथ टू द लॉ एंड ऑर्डर ए, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बेटा सेम एस्पेक्ट जैसे जर्मनी में यूनिफिकेशन हुआ, सेम यूनिफिकेशन इटली में भी हुआ, ठीक है। कैसे हुआ देखते हैं, पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय मोनार्कीज। पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड मींस राजनीतिक रूप से इटली को क्या कई सारे भागों में विभाजित कर दिया। अब जब इटली को कई सारे भागों में विभाजित कर दिया गया तो यहाँ के लोगों में भी एक ये फीलिंग आई दैट वी मस्ट यूनिफाइड, हम लोगों को भी यूनिफाइड होना चाहिए। तो जब इसे अलग अलग स्मॉल स्टेट्स में बांट दिया गया तो यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, मोनार्कीज यहाँ पर क्या थी, एक्टिव थी। और जब यहाँ पर मोनार्कीज एक्टिव थी तो उसके बाद बेटा क्या हुआ, लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी ओनली, अब बेटा क्या है यहाँ पर अलग अलग क्या थे, अलग अलग बेटा
किंगडम्स रूल कर रहे थे। तो मिड 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का क्या आया बेटा मिड, तब क्या हुआ, वन स्टेट रूल्ड बाय इटालियन मोनार्की। जो इटालियन मोनार्की थी बेसिकली, उसके द्वारा केवल एक स्टेट को रूल किया जा रहा था, दैट वाज सर्दिनिया पिडमोंट। सर्दिनिया केवल एक स्टेट को रूल कर रहा था, वन एंड ओनली स्टेट, जो सर्दिनिया पिडमेंट था, इटालियन मोनार्की के द्वारा रूल किया जा रहा था वहां पर। इसके बाद क्या था, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑस्ट्रियन मोनार्की रूल कर रही थी, सेंट्रल स्टेट्स पोप रूल कर रहे थे, साउदर्न स्टेट्स बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन रूल कर रहे थे। ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम क्या है, पूरे इटली में 1 2 3 4 क्या हो बेटा, 1 2 3 4, यहां पर 4 टाइप्स ऑफ रूल चल रहा होगा। नॉट सिमिलर रूल वाज एडॉप्टेड एट दैट टाइम। प्रॉब्लम आई, लोगों को प्रॉब्लम आई कि ऑस्ट्रियन मोनार्की अलग रूल कर रही है, वो अलग रूल कर रहे हैं, और बर्बन डायनेस्टी के बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को अलग रूल कर रही है। ठीक है, आगे आते हैं। विसिपी मेज़िनी, a revolutionary, actively supported the unification of Italy for secret society called, ये क्या है, फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। बेटा इसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सीक्रेट सोसाइटी क्या है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं, विसिपी मेज़िनी एक रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पूरी तरह से इसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, और इसी वजह से इसी के लिए इन्होंने इटली को यूनिफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की। अब ये सीक्रेट सोसाइटी थी क्या, इसके वर्क क्या थे, अभी हम डिस्कस करते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। और उन्होंने क्या बनाई सीक्रेट सोसाइटी को, उन्होंने क्या नाम रखा था, वाज यंग इटली। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ सर्दिनिया पिडमोंट took the responsibility of fulfilling this task after failed uprising in 1831 and 1848। अब जब इटली में क्या हुआ, इटली में अपराइजिंग हुआ, कई बार लोगों ने विरोध किया, that we are getting a lots of problems, लेकिन जब उनके 1831 और 1848 में उनके जो ये एफर्ट्स थे ये फेल हो गए, तो क्या हुआ, सर्दिनिया पिडमोंट ने, कौन थे बेटा सर्दिनिया पिडमोंट, जो मोनार्की की, इटालियन मोनार्की, सर्दिनिया पिडमोंट जो अकेला इटालियन मोनार्की के द्वारा रूल करने वाला स्टेट था, उसने क्या ली जिम्मेदारी, टू यूनिफाइड द एंटायर इटली, और उसी के लिए उसने एफर्ट की। जब क्या हुआ, किंग ऑफ सर्दिनिया पिडमोंट विक्टर इमैनुअल सेकंड टू पार्ट इन यूनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ हिज चीफ मिनिस्टर कैबर, लीड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब क्या हुआ बेटा, सर्दिनिया का किंग विक्टर कौन थे, सर्दिनिया के किंग जो इटालियन मोनार्क थे वो कौन थे बेटा, दैट वाज विक्टर इमैनुअल सेकंड। इन्होंने पार्ट लिया किसमें, एक्टिवली द यूनिफिकेशन ऑफ स्पेन में। इनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, कैबर। इनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, केवल ने इनकी हेल्प की, कई लड़ाइयां लड़ी गई, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाई गई। मैंने बताया अगर किसी भी कंट्री को यूनिफाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द पीपल एग्री फॉर डूइंग द वर्क फॉर देयर कंट्री, एंड विदाउट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म नॉट अ सिंगल आर्मी कुड फाइट फॉर द कंट्री। नेशनलिज्म जरूरी है। तो इमैनुअल सेकंड ने क्या किया, इमैनुअल सेकंड ने पार्टिसिपेट किया एक्टिवली किसमें, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। जब लोगों को लगा कि हमारा मोनार्क भी पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, द फॉर्मेशन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हमारे सभी स्टेट्स को यूनिफाइड करने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सभी लोगों को क्या लगा दैट वी मस्ट टू पार्ट। और इमैनुअल की बेटा हेल्प किसने की, जो चीफ मिनिस्टर थे उसके कौन, कैबर, और कैबर ने ही यूनिफिकेशन
का टास्क जो है क्या कंप्लीट, यूनिफिकेशन, लीड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली का प्रोसेस क्या किया था, प्रोसेस किया, ठीक है। लीड In 1859, Sardinia-Piedmont defeated Austrian and helped Visiti क्या है बेटा, Garibaldi to unify southern Italy, southern Italy. बेटा he was a member of what? He was a member of secret society. He was a member of secret society. 1859 में सर्दिनिया-पिडमोंट ने ऑस्ट्रियन, अब बेटा समझिए, मैंने बताया ना ऑस्ट्रियन मोनार्की, तो बेटा नॉर्दर्न पार्ट जो था किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, ऑस्ट्रियन मोनार्की के द्वारा। ऑस्ट्रियन मोनार्की को हराने के लिए क्या सर्दिनिया-पिडमोंट ने लोगों के अंदर फीलिंग किसकी जरूरत थी, नेशनलिज्म की। यहाँ के तो बेटा कौन थे, एमेनुअल सेकंड, जो यहाँ के कौन थे, मोनार्क थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने किसे हरा दिया, बेटा केवल ऑस्ट्रियन मोनार्की को हरा दिया। और जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे बेटा उनको किसने, उनको बेटा हेल्प बीसीपी गरीबल्दी टू यूनिफाइड साउदर्न इटली, और ऑस्ट्रियन बेटा इन्हें तो हरा दिया। और बेटा जो कौन थे, साउदर्न इटली में कौन रूल कर रहा था, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, और बीसीपी बेटा बीसीपी गरीबल्दी कहां पर स्ट्रगल कर रहे थे फॉर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, दैट वाज इन द साउथ, दैट वाज इन द साउथ। तो बेटा किसने, इन्होंने सर्दिनिया ने, जो कौन थे बेटा, इमैनुअल सेकंड, इन्होंने हेल्प किसकी की, बीसीपी गरीबल्दी की, यूनिफाइड साउदर्न इटली। ऑस्ट्रियन को हरा दिया, नॉर्दर्न इटली को कर दिया क्या, यूनिफाइड। साउदर्न इटली को किसने, गरीबल्दी की मदद की किसने, इमैनुअल सेकंड ने। और बेटा इसकी वजह से साउदर्न और नॉर्दर्न इटली क्या हो गया, यूनिफाइड। इसके बाद किंग विक्टर इमैनुअल प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली इन 1871। जो बेटा कौन थे, किंग विक्टर इमैनुअल, उनकी घोषणा कर दी गई उनके नाम की कि 1871 में वो यूनिफाइड इटली के क्या होंगे, राजा। ठीक है बेटा। सो इट वाज आउटलाइन दैट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। दोबारा समझाता हूं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या है बेटा, जब कांग्रेस ऑफ वियना या ट्रीटी ऑफ वियना हुई तो अलग अलग कंट्री से कुछ जगह ले ली गई, कुछ से कुछ किंगडम्स ले लिए गए, कुछ को कुछ किंगडम्स दे दिए गए। अब जब ये किंगडम्स दे दिए गए तो क्या हुआ, किसी को दिए गए तो किसी से तो लिए, या किसी कंट्री को अलग अलग डिवाइड कर दिया, बहुत कई सारे स्टेट्स में, कई सारे वेरियस किंगडम्स में। अब जब उन्हें डिवाइड कर दिया तो लोगों को बड़ी समस्याएं आई। तो जो लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग्स बार बार आ रही थी, रोमांटिसिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल दिया था पोलैंड का, ठीक है, उसी तरह से लोगों ने पूरे के पूरे इटली और जर्मनी में भी वर्क किया और इन्होंने यूनिफाइड कराया अपनी कंट्री को, इसे जर्मनी को और इटली को। ठीक है, चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था रेसिपी मजीनी के बारे में, उसे अब थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। मैंने कहा था सीक्रेट सोसाइटीज। अब ये सीक्रेट सोसाइटीज थी, दीज सीक्रेट सोसाइटीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल वेसिपी मजीनी। पहले समझ लेते हैं क्या, फाउंड बाय वेसिपी मजीनी। सीक्रेट सोसाइटी वर फाउंड बाय वेसिपी मजीनी। Who was वेसिपी मजीनी? Was a revolutionary who criticized Rhodes the monarchical government. आगे बात करते हैं, followed by Germany, France, Poland and Switzerland. मैंने बताया था कि सारी कंट्रीज की टेरिटरीज को ले लिया, कई कंट्रीज को टेरिटरीज को दे दिया, कई कंट्रीज को डिवाइडेड कर दिया गया। अब उन कंट्रीज को सभी को लगा था कि वी मस्ट यूनिफाइड, हम सभी को क्या करना चाहिए, यूनिफाइड। उसी सेगमेंट में जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्जरलैंड, इन सभी कंट्रीज ने ये इतना प्रभावित हुए इन सीक्रेट सोसाइटीज से कि इन्होंने भी अपनी कंट्री में अपनी सीक्रेट सोसाइटीज का एस्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद अपोज्ड मोनार्की एंड फेवर्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज़ ऑफ हिज सेवरल क्रिटिसिज्म ऑफ मोनार्की। बेटा वेसिपी मजीनी एक रिवॉल्यूशनरी थी, वो
अपोज करते थे किसका, मोनार्की का, और फेवर में थे किसके, दैट इज द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा वो क्यों करते थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कौन सा, द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो उसको क्रिटिसाइज करते थे। इसके बाद ड्यूक मेटरनिच डिस्क्राइब हिम मोस्ट डेंजरियस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। बेटा ड्यूक मेटरनिच, ये नाम अगर आपको याद आ रहा है, ये नाम अगर आपको याद आ रहा है तो आप कहां जाएंगे, ट्रेटी ऑफ वियना। ट्रेटी ऑफ वियना में पहुंचे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद क्या हुआ था वहां पर, ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ऑस्ट्रियन चांसलर, जिन्होंने क्या किया था, होस्ट किया था। क्या किया था बेटा, होस्टेड किया था। किसे किया था, कांग्रेस। जिन्होंने कांग्रेस को होस्टेड किया था वो कौन थे, वो वाज ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सीक्रेट सोसाइटी, वेसिकी मजीन कौन थे, एन इटालियन हु अपोज्ड द मोनार्कियल रूल्स एंड द, क्या बेटा, द नॉर्थ इटली was ruled by Austrian। अब चूंकि ड्यूक मेटरनिच को खतरा लगा किसका, कि हमारे जो टेरिटरी है, जो हमारा इन्फ्लुएंस है नॉर्थन इटली पर, वो चला जाए, इसलिए उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए क्या था, उन्होंने बताया कि ड्यूक मेटरनिच जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे, उन्होंने वेसिकी मजीनी को बताया कि वो सबसे खतरनाक दुश्मन है इसके सोशल ऑर्डर के, सामाजिक ऑर्डर के वो सबसे बड़े क्या है, दुश्मन। अब ये कैसे वर्क करते थे, वेसिकी मजीनी ने इसको एस्टैब्लिश किया था, इसके मेंबर्स होते थे, इसका ये एग्जांपल मेंबर्स होते थे। और ये सोसाइटी वेसिकी मजीनी ने दो तरह से, दो कंट्रीज में या दो टेरिटरीज में एस्टैब्लिश की थी। पहला तो यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। इसका कहां था बेटा, ये कहां एस्टैब्लिश हुई थी, दैट इज मार्सेलेस, एंड इन यूरोप इट वाज बेर्न। सो इट वाज द कांसेप्ट ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। ये लोग कौन थे, सीक्रेट सोसाइटीज के मेंबर थे। वो मेंबर वो व्यक्ति को क्रिटिसाइज करते थे किसे, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इनके एस्पेक्ट्स पर वो पूरी तरह से खरे उतरते थे। दोज वर द मेंबर्स ऑफ दीस सीक्रेट सोसाइटीज इन यूरोप एंड एज वेल एज इन इटली। Same pattern was followed by Germany, France, Poland and Switzerland। ठीक है बेटा, ये था क्या था, सीक्रेट सोसाइटी। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने यूनिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब एक बार रिवाइज हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग अब रिवाइज करेंगे कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। समझिए ध्यान से, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों ने जो पढ़ाया, जो लेक्चर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए हैं, जो लेक्चर्स आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए हैं, उन लेक्चर्स को एक बार रिकॉल करने के लिए, जिससे कि आपने भूले न, तो इन सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे, लिंक करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, सबसे पहले जो बात करता हूं, जब हमने लेसन को शुरुआत किया था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ नेशन, नेशन क्या है। उसके बाद मैंने आपको बताया नेशनलिज्म, बताया मैंने, ठीक है। नेशनलिज्म बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया फैक्टर्स गेव राइज टू नेशनलिज्म इन यूरोप। वो कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म को क्या किया था, राइज किया। ठीक है, चर्चा करते हैं अब उनके बारे में, वो कौन कौन से फैक्टर्स थे। Those factors was first of all that was, first factor क्या था, decline of feudalism, decline of feudalism।
Second one was weakness of papacy and Holy Roman Empire. Next was third. Third was what beta? That was wars. That was wars. Next was foreign. Next was foreign. ओके बेटा, इसके बाद हमने बात की थी किसकी? जियोग्राफिकल फैक्टर्स. Next was what? Reaction against injustice. Reaction against injustice. इसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया थी, इसके बारे में चर्चा की. हम लोगों ने चर्चा की beginning of नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म की बिगिनिंग के बारे में हमने चर्चा की थी. अब वो चर्चा शुरू कहां से हुई थी? इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. सेकेंड वन वाज लिबरलिज्म. थर्ड वन वाज, फर्स्ट क्या था? राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास. सेकंड वन क्या था? लिबरलिज्म. थर्ड वन क्या था बेटा? थर्ड वन था राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म. राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड इट्स opposed by the people. It's opposed by the people. Number four was what? The Treaty of Vienna. The Treaty of Vienna. The Treaty या Congress of Vienna. Number fifth was what? Number fifth was बेटा, मेरे साथ साथ आप दोहराते भी रहेंगे. मेरे साथ साथ आप सभी इसे दोहराते भी रहेंगे. That was the age of revolution. The age of revolution. Next was what? Next was what beta? Next was romanticism. Next was romanticism. Number 7 was what? Hunger, hardships and revolts. Number 8 was what? Number 8 that we discussed, that was the revolt of the liberals. इन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया. और आज जो हमने डिस्कस किया था वो क्या है? यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी. बेटा ये अभी तक हमने इस लेसन में पढ़ा. हमने पढ़ा था व्हाट इज अ नेशन. नेशन के बारे में पढ़ा था एक ऐसी टेरिटरी जिसका एक कॉमन कल्चर होता है. कॉमन कल्चर होता है जिसमें लोग एक कॉमन आइडेंटिटी से पहचाने जाते हैं. उसमें क्या बोलते हैं? नेशन. नेशनलिज्म बेटा मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर जो डिलीवर किया था मैंने बताया था नेशनलिज्म क्या है. इट इज एन आइडियोलॉजी. मींस आईएसएम क्या है? इट इज एन आइडियोलॉजी. नेशन एक राष्ट्र मुझे पता है, लेकिन नेशनलिज्म व्हाट? इट इज एन आइडियोलॉजी. इट इज एन आइडियोलॉजी. When the people of an entire country come together without their personal reason for the betterment of the country, and even a person can sacrifice his or her life for the sake of the country.
इट इज टोटली व्हाट, इट इज द नेशनलिज्म। नेक्स्ट वी डिस्कस व्हाट, हम लोगों ने बात की थी बेटा फैक्टर्स गिव राइज टू नेशनलिज्म इन यूरोप। उन फैक्टर्स के बारे में चर्चा की थी जिन्होंने यूरोप में नेशनलिज्म को क्या दिया था, हवा का झोंका दिया था, मींस इसे पूरी तरह से फैलाया। पहला डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड्स रूल करते थे, लोग क्या हुआ, जो राजा है उन्होंने क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके बारे में उन्हें बताया, लोगों को एकजुट किया। ये फ्यूडल लॉर्ड्स क्या करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से फ्यूडल लॉर्ड्स क्या हो गए, उनकी जो मींस वो लोग क्या हो गए, वो लोग फेवर लिस्ट से बाहर हो गए, मींस फेवरेट लिस्ट से बाहर हो गए। लोगों ने राजा का साथ दिया, इसकी वजह से फ्यूडलिज्म क्या हुआ, वहां से निकल गया। और अलग अलग जो टेरिटरी फ्यूडलिज्म होती थी, लोग एक साथ नेशनलिज्म की भावना में बन गए। नेक्स्ट वीकनेस ऑफ पेपेसी एंड होली रोमन एम्पायर। मैंने बताया था पेपेसी, इन्हें क्या कहा जाता था, रिलीजियस चीफ, और इन्हें क्या कहा जाता था, पॉलिटिकल चीफ। तो बेटा क्या, इन लोगों की वीकनेस, इसकी वजह से भी लोगों के अंदर भावनाएं किसकी आई, नेशनलिज्म की। नेक्स्ट वॉर्स, अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई कंट्री के बेटरमेंट के लिए, लोगों को लगा कि इन लोगों ने अलग अलग कंट्रीज में लड़े। फ्रांस में जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस के लोग वापस आए, कहां पर आए, वापस इधर आए। फ्रांस के लोग कई सारे फ्रांस के अमेरिका आए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने यूरोप में क्या किया बेटा, इन लोगों ने यूरोप में वॉर्स की वजह से जब लड़ाइयां लड़ी जा रही थी तो लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई। नेक्स्ट फॉरेन रूल, बेटा मैंने बताया था किसी भी कंट्री में अगर कोई बाहर से कोई भी रूलर आएगा, वो अपना क्या करेगा, अपना आइडियोलॉजी को वहां पर क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा। और उसी का रीजन रहा कि लोग परेशान होते थे, लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। इवन दे कुड नॉट यूज देयर वर्नाक्युलर लैंग्वेज, वो अपनी लोकल भाषा नहीं बोल सकते थे। इससे परेशान होकर लोग उन लोगों के विरोध में खड़े हो जाते थे। नेक्स्ट वाज व्हाट बेटा, नेक्स्ट वाज ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। मैंने बताया था पोलैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, या फ्रांस की टेरिटरीज को क्या सीमित कर दिया गया, उसके बॉर्डर पर अलग अलग स्टेट्स क्या कर दिए गए बेटा, स्टैब्लिश कर दिए गए। तो लोगों के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, लोगों के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, उनकी ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो थी कई बार उन्हें भी बदल गई। इसकी वजह से लोगों में विरोधाभास की भावना आ गई और वो एक राष्ट्र में बन गए। नेक्स्ट दैट इज रिएक्शन अगेंस्ट इनजस्टिस। कई बार स्पेशल प्रिविलेजेस क्लास होती थी बेटा, इसमें क्या होती थी, प्रिविलेजेस क्लास। अपनी प्रिविलेजेस क्लास क्या करती थी बेटा, लॉ एंड ऑर्डर हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं थे। और जब लॉ एंड ऑर्डर हर व्यक्ति के लिए सेम नहीं थे तो कई बार तो प्रिविलेजेस क्लास को बड़ा घिनौना अपराध कर देते थे, लेकिन उनके लिए किसी भी तरह की पेनल्टी या कुछ भी नहीं था। कॉमन पीपल को क्या कई बार जगह जगह पर प्रताड़ित किया जा रहा था। जैसे मैंने बताया था किसमें, फ्रांस में स्टेट थे, कौन सा था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। तो बेटा थर्ड स्टेट के लोगों के लिए रूल्स अलग से थे, ठीक है। तो ऐसे नेक्स्ट दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने बताया था किन फैक्टर्स ने इसे जनरेट किया। उसके बाद में हमने चर्चा की थी नेशनलिज्म कैसे शुरू हुआ। फर्स्ट क्या था, नई मिडिल क्लास आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पहले फार्मर्स होते थे, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी की मिडिल क्लास कौन थी, एरिस्टोक्रेटिक थी, लेकिन नंबर ऑफ पीपल इतने ज्यादा नहीं थे बेटा। तो बेटा मैंने क्या बताया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब यूरोप तक पहुंचा, कहां से, ब्रिटेन से यूरोप तक पहुंचा, तो एक नई मिडिल क्लास सामने निकल कर आई, ठीक है। वो कौन सी थी, जिसमें फार्मर्स थे, छोटे बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, और भी कई सारे लोग थे। तो ये अब मेजर सोसाइटी थी। अब क्या बेटा यहाँ पर, पहले ये माइनर होती थी, अब क्या हो गई मेजर, अब क्या हो गई मेजर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये नई मिडिल क्लास निकलकर सामने ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्प्रेड अप टू द यूरोप फ्रॉम द ब्रिटेन। नेक्स्ट वाज लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मैंने बताया था दो तरह से बताया था बेटा, लिबरलिज्म इकोनॉमिकली लिबरलिज्म बताया था, पॉलिटिकली भी बताया था कि जब हमारे पास अधिकार हो कुछ बोलने का, कुछ कहने का, हमारी कंट्री में जो रूल कर रहा है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारी कंसेंट के साथ रूल करे, लिबर्टी हो हमारे पास टू से समथिंग, दैट इज लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरल एक वर्ड है एंड आईएसएम इसे एक आइडियोलॉजी बना देता है। इकोनॉमिकली मैंने बताया था फ्रीडम मींस हम इकोनॉमिक एक्टिविटी एज ट्रेड, फॉर एग्जांपल ट्रेड एंड सर्विसेज कहीं पर भी दे सके इजीली।
राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड इट्स अपोज्ड बाय द पीपल। राइज ऑफ कंजर्वेटिज्म में मैंने कंजर्वेटिव्स बताए थे, दो कंजर्वेटिव्स थे जो इसको क्या कर रहे थे, फेवर कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि हमारी जो मोनार्की है उसे एज इट इज प्रिजर्व किया जाए और हम मॉडर्न मशीनरी पर वर्क करेंगे कि हम आर्मी भी स्टैब्लिश करेंगे और जो मॉडर्न रूल्स के जो रूल हैं उन्हें भी हम फॉलो करेंगे। लेकिन दूसरे में इन्होंने क्या कहा था, दूसरे कंजर्वेटिव में, कि हम लोग जिन्होंने अपने प्री रिवोल्यूशनरी ईयर में जितनी भी लूट की है, वी लूटेड द कंट्री, हम उसे वापस नहीं करेंगे और हमारी फैमिली को कोई भी हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया कि व्हाट इज चेंज, नथिंग इज चेंज, हमारी तो सिचुएशन एज इट इज है, तो लोगों ने इसका विरोध किया। नेक्स्ट दैट वाज ट्रीटी ऑफ ट्रीटी या कांग्रेस ऑफ वियना, ठीक है। इसमें क्या हुआ था बेटा, इसमें डिस्कस हुआ था पोलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और क्या बेटा प्रूसिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ऑस्ट्रियन चांसलर कौन, ड्यूक मेटरनिच, उन्होंने क्या किया था, इसमें इसे होस्ट किया था, वो ऑस्ट्रियन चांसलर थे। उसमें ये डिसाइड हुआ कि अलग अलग कंट्रीज को कई टेरिटरीज दे दी गई, इसी से ले ली गई। इसी का एक रिजल्ट क्या था, पोलैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और जिसकी वजह से पोलैंड में नेशनलिज्म की फीलिंग निकलकर सामने आई। एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसमें बताया था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, जुलाई रिवॉल्यूशन, ठीक है, और किस तरह से आगे जाकर नेशनलिज्म पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो गया। नेक्स्ट रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म में मैंने एग्जांपल दिया था बेटा किसका, पोलैंड का एग्जांपल दिया था। पोलैंड के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि भैया जब क्या हुआ, जब पोलैंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पोलैंड की कई सारी टेरिटरीज को किसको दे दिया गया, रसिया को। रशियन डोमिनेंस इन द पोलैंड सोसाइटी हो गया, तो पोलैंड में क्या हुआ, लोग बड़े परेशान हो गए, ठीक है। अब लोगों को देखा वहां पर कई रोमांटिक आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक फंडा बनाया। उन्होंने कहा कि लोगों को हम फोक डांस, फोक म्यूजिक और फोक क्या बेटा, फोक आर्टिंग एक्टिंग करेंगे हम लोग। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोकल वर्नेकुलर लैंग्वेज में उनके जो फोक डांस होते थे और फोक म्यूजिक होता था, उन्हें क्या किया, परफॉर्म किया। लोगों को एक साथ बांधा, ठीक है, लोगों के अंदर आया कि भाई हाँ हमारा नेशनल, हमारा राष्ट्र, और उन्हें क्या किया, वर्नेकुलर लैंग्वेज। उन लोगों ने, रसिया ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ था कहां पर, पोलैंड, पोलिश भाषा यूज करने के लिए, वो लोग उनका विरोध करने के लिए क्या किया बेटा, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज का यूज शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हंगर, हार्डशिप इन यूरोप, मैंने बताया 1830 वाज ईयर ऑफ व्हाट, हार्डशिप इन यूरोप, अनएम्प्लॉयमेंट थी वहां पर, लोगों की पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कहां जा रही थी, शहरों में जा रही थी। शहरों में बेटा जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और जॉब सीकर्स बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। तो लोगों को क्या, रिवोल्ट वहां पर शुरू करनी पड़ी। द रिवोल्ट्स द लिबरल्स, मैंने बताया जो लिबरल्स थे, लिबरल्स कौन थे, न्यू मिडिल क्लास की, ये एजुकेटेड हो गए। अब पहले जब ये फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर होते थे तो इनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, इवन दे डिड नॉट हैव द राइट टू स्टडी, टू गेट द एजुकेशन। अब ये लोग जब नई मिडिल क्लास उभर कर सामने आई तो ये कौन थे, लिबरल बन गए। और इन लोगों ने क्या, जब इन्हें लगा, इन लोगों ने, मैंने बताया था जर्मनी में ये डिसाइड किया गया दैट वी विल नॉट वोट टू द मोनार्की, वी विल वोट टू ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, हम अपनी ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करेंगे। और इसका रिजल्ट निकल कर क्या आया, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे कहां के, जर्मनी के, वो कहां चले गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये कहने के लिए कि हमें अपना अधिकार चाहिए और हम यहाँ पर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और उसके बाद फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से जो मोनार्की को उसे निकाल दिया गया और वहां पर एक एजुकेटेड मिडिल क्लास ने रूल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमने चर्चा की यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, जिसके बारे में आज चर्चा करी है। तो बेटा ये यहाँ तक एक आउटलाइन मैंने दोबारा आपके सामने रख दी, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, ठीक से पढ़िए, stay healthy, stay safe. If you found the video worth watching, kindly like, share and subscribe my channel.